हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। और आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले का जो वीडियो अपलोड हुआ है चैप्टर 3, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले चैप्टर 3 देख लेना, उसके बाद आज वाला सेशन देखना, तब जाकर आपको और क्लियरिटी हो जाएगी चीजों में, कॉन्सेप्ट्स में। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। प्लस आपको इसकी हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप वीडियो भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आप हैंड रिटन नोट्स का प्रिंट आउट निकाल कर आप उससे रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम कोई विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना अगर वीडियो अच्छा लगे, और कमेंट छोड़कर जाना अगर आपको चीजें समझ में। चलिए मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करती हूँ, आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ जिससे कि आपका रिकॉल हो जाएगा और नई वाली चीजों को समझने में हेल्प मिलेगी। क्या यहाँ पर बातें हैं, सबसे पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में आए थे सबसे पहले क्या, महर्षि कन्नड़। तो महर्षि कन्नड़ ने क्या बोला, एक टर्म यूज किया था, पदार्थ। अब ये उन्होंने बोला कि जो पदार्थ है इसको अगर तोड़ते जाएं तो एक सूक्ष्म कण मिलेगा। तो ये सूक्ष्म कण का नाम उन्होंने क्या दिया, परमाणु या एटम दिया। अब बोला कि ये एटम या परमाणु, अब इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब ये हो गया अब अविभाज्य, अब इसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इसके बाद आए आपके महर्षि कत्यामा ने भी कुछ इसी तरह से बात की थी। इसके बाद आप क्या थे, ग्रीक फिलोसफर्स भी सोचे कि हम कैसे पीछे हट जाए, तो वो आए, उन्होंने क्या बोला, अब उन्होंने उस पदार्थ वर्ड को हटाकर उन्होंने टर्म यूज किया इंग्लिश का मैटर। पहले यूज किया गया था पदार्थ हिंदी टर्म, फिर यूज किया गया इंग्लिश का टर्म मैटर। तो उन्होंने भी यही सेम बात बताई कि उन्होंने डेमोक्रेटस और ल्यूसिफर्स ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्या बोला कि जो ये मैटर है ये डिवाइड किया जा सकता है और इसको तोड़ा जा सकता है। तो मतलब मैटर क्या है, डिविजिबल है। अब मैटर को तोड़ते जाओ तो एक वापस से एक स्मॉल पार्टिकल बचेगा, जो कि क्या होगा, उस स्मॉल पार्टिकल का नाम दे दिया एटम, मतलब परमाणु। अब ये पार्टिकल जो एटम मिला ये क्या हो जाएगा, ये भी अविभाज्य है, मतलब ये भी क्या है, इनडिविजिबल है। तो बात वही थी कि पदार्थ हो या मैटर हो, इन सब के टूटने के बाद जो एक स्मॉल पार्टिकल जो मिला वो क्या है, उसका नाम दे दिया गया एटम, परमाणु। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हमने क्या देखा, हमने कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ देखा, फिर हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन देखा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में हमने क्या देखा था कि जो आपका रिएक्शन जो हो रही है और जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो उन दोनों के मासेस क्या होते हैं, चाहे रिएक्टेंट्स हो जो कि आपके कंबाइन कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उन दोनों के मासेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जो आपका द्रव्यमान है ना ही इसको बनाया जा सकता, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। इस लॉ के माध्यम से हमने समझा था बहुत अच्छी तरीके से। फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन हमने देखा था कि एक जो भी कोई एक मॉलिक्यूल बना, उसमें क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, तो वो कांस्टेंट प्रपोर्शन का मतलब है कि एक कांस्टेंट प्रपोर्शन में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होगा, वो मिलकर वाटर के मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो एक रेशियो क्या था उसका, सेम था, जैसे कि 1:8 आया। वैसा नहीं है कि 1:8 में 1:9 हो जाएगा, हमेशा वाटर जो रहेगा, किसी भी सोर्स से लेंगे, वाटर का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 8 रहेगा। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने अपना जो परमाणु का जो थ्योरी दिया था, सिद्धांत दिया था, उसमें कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ विवेचनाएं दी थी। उन विवेचनाओं को हमने देखा था। उसके बाद उन विवेचनाओं से निकले थे उनके ड्रॉबैक्स। तो विवेचनाओं में पहली चीज यही थी, क्या था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, उसको फर्दर विभाजित नहीं किया जा सकता। पर ये एक ड्रॉबैक बन गया किसका, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का, कि एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पाए गए। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि आगे फर्दर डिस्कवरर्स ने डिस्कवरी की थी। ठीक है। इसके बाद देखा कि क्या था, डाल्टन ने जो आपके आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में नहीं बता पाए थे। क्या ये बोल रहे थे कि जैसे कि किसी भी एलिमेंट को आप ले लो या किसी भी एटम को ले लो, तो उसका मास क्या होगा, हमेशा सेम होगा एक पर्टिकुलर एटम का। फॉर एग्जांपल कार्बन है, तो कार्बन का मास, उन्होंने बोला कि कार्बन का मास हमेशा C12 रहेगा, हमेशा, मतलब हर केस में। पर यहाँ पर क्या हो गया, अगर C12 हो गया, C13 हो गया, C14 हो गया, तो इसका मतलब आइसोटोप्स किसके हो गए, कार्बन के हो गए। तो ये आइसोटोप्स के बारे में वो नहीं बता पाए थे। साथ ही साथ इन्होंने आइसोबार्स के बारे में भी ये नहीं बता पाए थे। इनका हिसाब से ये बातें थी कि एक दो अगर एटम है, अगर आर्गन है और आपका
कैल्शियम है, ठीक है, आर्गन और कैल्शियम, इन दोनों का क्या होता है, आपको पता है कि इन दोनों के मासेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब इन दोनों के मासेस सेम हो गए, इसका मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स है और उनके मासेस क्या हो गए, सेम हो गए। पर उनके हिसाब से क्या था, डाल्टन के हिसाब से, ये सब मैंने आपको डीपली समझाया, तो अब जाके समझ लेना, ठीक है, उस वाले सेशन में जो कि प्रीवियस वीडियो अपलोड हुआ है। तो डाल्टन के हिसाब से क्या था कि सारे एलिमेंट्स जो कि डिफरेंट है, मतलब जितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं सबके क्या होंगे, मासेस क्या हो जाएंगे, अलग होंगे। पर यहाँ तो कैल्शियम और आयरन का मास एक आ गया, तो इन्होंने आइसोबार के बारे में भी ये चीजों को नहीं समझा पाए थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि इनके ड्रॉबैक्स निकले थे। में सबसे पहले आप जान लीजिए कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसके बाद उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है, क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है, कौन सा नेगेटिव चार्ज होता है, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन डे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्कवरर्स के नेम। तो जितने भी जो खोजकर्ता है इसके, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उसका नाम पूछा जाता है। प्लस इसके बाद हम पढ़ेंगे तीन तरीके के मॉडल आपको पढ़ने हैं। पहला आपको रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ना है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दूसरा आपको पढ़ना है, सबसे पहला आपको थॉमसन का पढ़ना है, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल जो थॉमसन ने दिया था। फिर आपको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, फिर आपको बोर्स का मॉडल पढ़ना है। ये तीन मॉडल्स इसमें पढ़ने हैं। प्लस आपको इसमें आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में पढ़ना है। फिर आपको इसमें पढ़ना है वैलेंसी के बारे में। फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपकी केमिस्ट्री भी फिर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए सीधा स्टार्ट कर देते हैं। ब्रीफ देना इसलिए जरूरी था, अगर आपको ये ज्यादा लग रहा हो तो आप पिछला वाला जो मैंने अभी आपको फिर 10 मिनट में रिवाइज करवाया है उसको आप स्किप करके आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करी जाए तो अवपरमाणु कणों की खोज बात की जाए तो अवपरमाणु कण क्या क्या हो जाएंगे आपके, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जब खोज की गई थी तो ये समझा गया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाहर की तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या है, एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में बीच में एग्जिस्ट करते हैं, नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझेंगे, ठीक है। अभी समझ लो कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन द्वारा की गई थी। प्रोटॉन की खोज आपकी ई गोल्डस्मिथ द्वारा की गई थी, ई गोल्डस्टीन द्वारा। और न्यूट्रॉन की खोज आपकी जे चैडविक द्वारा की गई थी। ये आपको तीन डिस्कवरर्स के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी, चिंता मत करिएगा। अब मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करी जाए तो द्रव्यमान आपका इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻³ kg। एक बार इसको दिमाग में जरूर रख लेना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो मास इसका क्या हो गया, 9 × 10⁻³ kg। प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का भी क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻27 kg। तो इसका प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, एक होता है, ठीक है। इसी तरह से चार्ज क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इसका भी 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, ऋणात्मक होते हैं। और ये होते हैं क्या, प्रोटॉन्स आपके धनात्मक होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब विद्युतीय रूप से क्या होते हैं, ये उदासीन होते हैं, न्यूट्रल कैटेगरी में ये आते हैं। इसका मतलब इनके पास कोई भी क्या है, चार्ज नहीं होता है, ठीक है। आई होप इतना आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आइए अब देख लेते हैं, हमको जो तीन मॉडल्स पढ़ने हैं। सबसे पहले थॉमसन का मॉडल, फिर आपका रदरफोर्ड का, फिर आपका बोर का मॉडल। चलिए आइए सारे मॉडल, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं जे जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। ये प्लम पुडिंग मॉडल या क्रिसमस केक मॉडल या आप वाटरमेलन का मॉडल समझ सकते हैं। इसको तीन एग्जाम्पल से समझाया गया है। किस तरीके से समझाया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटरमेलन की बात करूं तो ये क्या हो गया, ये आपका इस तरीके से वाटरमेलन हो गया, और इस वाटरमेलन में आपने सीड्स देखे होंगे, तो ये ब्लैक कलर के क्या हो गए, सीड्स हो गए, ठीक है। अब ये ब्लैक कलर के सीड्स को क्या बोला जे जे थॉमसन ने कि ये सीड्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और आपको जो रेड पार्ट दिखता है वाटरमेलन का, वो क्या हो गया, ये आपका ये रेड पार्ट, पूरा जो रेड पार्ट है ये क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हो गए। तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो धन आवेशित आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। तो इनके हिसाब से क्या था, जे जे थॉमसन के हिसाब से, कि ये पूरा जो आपका गोला है, तो इसका मतलब जो स्फेयर है, एक एटम का स्फेयर है, धन आवेशित स्फेयर है, उसके अंदर नेगेटिवली आपके ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए होते हैं। ये उन्होंने समझाया था। मतलब
अगर मैं आपको क्रिसमस के केक के एग्जाम्पल से समझाऊं तो क्रिसमस का केक आपने देखा होगा, ऊपर से पूरी ब्रेड होती है, पूरी ऐसी ब्रेड कवर्ड होती है और ऊपर से क्या है ड्राई फ्रूट्स नजर आते हैं। तो इसी को अगर मैं क्रिसमस के केक के एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो क्रिसमस का केक हो गया ये मेरे पास इस तरीके से, और ऊपर से क्या है इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स, इसमें अंदर थोड़ी थोड़ी जगह पे ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं। तो जो ड्राई फ्रूट्स है वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और पूरा का पूरा क्रिसमस केक क्या हो गया, वो आपका प्रोटॉन्स हो गए। और ये प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसका मतलब जो एक स्फीयर की बात करी गई, एक जो गोले की बात करी गई, ये गोला कैसा है, ये धन आवेशित गोला है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है धसे हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो इनकी जो लास्ट में फाइंडिंग्स थी, तो उसमें पहली फाइंडिंग क्या बोली गई कि एटम क्या है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। तो एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एक स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसके अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक, अब दूसरी फाइंडिंग क्या थी इनकी, पहली फाइंडिंग तो ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं और आपका जो गोला है ये धनावेशित पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है ना, जो कि प्रोटॉन्स है। दूसरी फाइंडिंग क्या है कि जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, ये न्यूट्रल है। एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये स्टेटमेंट है, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। इनका परिणाम जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। किसका, ऋणात्मक और धनात्मक जो चार्जेस है, आवेश है, उनका परिणाम क्या होता है, ये बराबर होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। इसीलिए एटम एज अ होल क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि इसमें, क्योंकि जस्ट अ सेकेंड, इसमें पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो एटम एज अ होल क्या हो गया, एटम एज अ होल ये क्या होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब विद्युतीय रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं ये आपके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जे थॉमसन की डिस्कवरी आपको समझ में आई होगी, जिन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल का, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आता है जे थॉमसन के जो मॉडल था उसका नाम क्या है, तो प्लम पुडिंग मॉडल है या क्रिसमस केक मॉडल है, ठीक है, ये दो नाम से इनको जाना जाता है, जे थॉमसन के मॉडल को। और इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी बात नहीं कही थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफी समय बाद हुई थी, वो अभी हम समझेंगे। तो अभी सिर्फ क्या था, अभी एक एटम, एक परमाणु के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बातें ही चल रही थी, जो कि जे थॉमसन ने किया था। आगे रदरफोर्ड भी यही बात करेंगे, ठीक है, रदरफोर्ड भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की ही बात आपको बताएंगे, जो कि अभी हम जस्ट समझने वाले, ठीक है। तो ये यहाँ पर आई होप आपको बातें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं क्या रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट का नेम क्या है, ये आपका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों इसका नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल किया इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स। तो यहाँ पर समझेंगे तो इन्होंने क्या क्या चीजें यूज करी, इन्होंने दो चीजों का इस्तेमाल किया, इन्होंने दो चीज। पहली चीज क्या इस्तेमाल करी इन्होंने, एक अल्फा पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया। अल्फा पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं, ये हीलियम के पार्टिकल को इन्होंने लिया। अब ये हीलियम क्या था, हीलियम आपका इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो ये आपका चार्ज इसमें क्या हो जाएगा, He2+, ठीक है। तो ये आपका हीलियम का पार्टिकल इन्होंने लिया था और साथ ही साथ गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया था। अब ये गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल क्यों किया था, क्योंकि गोल्ड फॉइल क्या थे, इनको पतली से पतली लेयर चाहिए थी एटम्स की, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल क्या थे, लगभग 1000 एटम से मिलकर बनी हुई ये फॉइल थी। तो इनको एक बहुत ही पतली सी झिल्ली चाहिए थी, किसकी, एटम्स की पूरी एक लेयर चाहिए थी, पर एक बहुत पतली सी परत चाहिए थी, इसलिए इन्होंने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया था, जिसमें 1000 एटम्स लगभग मिलकर ये बना था।
तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में दो चीजों का इस्तेमाल हुआ। पहला तो गोल्ड फॉइल, ठीक है, जो कि 1000 एटम से मिलकर बनी हुई थी। दूसरा इन्होंने यूज किया था अल्फा पार्टिकल्स, जो कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे, बहुत तेजी से ये मूव कर रहे थे। और ये क्या था, ये आपके पॉजिटिवली 2 चार्ज, मतलब इनके ऊपर कैसा चार्ज था, 2+ का चार्ज था। दूसरी बात, इनका एटॉमिक मास क्या था, आपका 4 इसका एटॉमिक मास था हीलियम का, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पर आपको समझनी है। अब दूसरी बात कि ये एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो एक सिंपल, मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, हीलियम का, एक तरह से ये मेरे पास हीलियम का एक पार्टिकल है, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, गोल्ड की फॉइल है, और यहाँ पे साइड में क्या लगा था, इसमें यहाँ पर साइड में एक स्क्रीन लगी थी, जो कि स्क्रीन किसकी थी, जिंक ऑक्साइड की स्क्रीन थी, जो कि कैसी थी, ये आपकी फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी। जब भी कोई पार्टिकल हिट कर रहा था तो वो क्या कर रही थी, वो जगमगा रही थी, दमक रही थी, ठीक है। तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज करी थी। अब जैसे ही हीलियम पार्टिकल गया, यहाँ पर स्ट्राइक करता है इसके ऊपर, इस तरीके से यहाँ पर गया, इसको स्ट्राइक करता है, इस तरीके से यहाँ पर गया, स्ट्राइक करता है। तो मेन यहाँ पर समझाने वाली बात क्या है कि हीलियम जो है एक अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है, तो ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, तो इस तरीके से इसकी वेव निकलेगी और ये कहां पर, गोल्ड फॉइल पर जाकर हिट करेगी, और हिट करने के बाद यहाँ पर क्या है, स्क्रीन पर देखने पे नजर आएगा, यहाँ पर लाइट जलेगी, मतलब स्क्रीन जो है वो ग्लो करेगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए अब देख लेते हैं क्या उनके ऑब्जर्वेशंस थे और क्या उनके ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट उन्होंने निकाला, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे। तो सबसे पहली बात क्या बोली उन्होंने कि जो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या चले गए, वो सीधे के सीधे चले गए। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या समझ में आया कि जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे और इनके पास जो गोल्ड फॉइल थी, आओ इसको बहुत इजी वे में आपको समझाती हूँ। देखो क्या है, ये मेरे पास क्या हो गई, ये मेरे पास गोल्ड फॉइल हो गई इस तरीके से, ठीक है। ये मेरे पास गोल्ड फॉइल हो गई, इसके अंदर का ये न्यूक्लियस होगा। अभी उन्हें को समझ में नहीं आया था कि न्यूक्लियस है क्या है, सिर्फ समझ लो, ठीक है। ये गोल्ड फॉइल है। अब इसमें क्या था, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, सीधे सीधे चले गए। तो पहला क्या था, इनका क्या था, फर्स्ट आप यहां पर समझेंगे, बोर्ड को भी हटा दो साइड में, कि सम अल्फा पार्टिकल्स मूव स्ट्रेट, मतलब जो कुछ थे वो क्या थे, वो सीधे चले गए। अब देखो इसमें हिंदी में मैं क्या बताऊं, हिंदी में क्या ऐसी ही यही चीज, स्ट्रेट मतलब सीधे चले गए। कुछ अल्फा कण क्या हो गए, कुछ अल्फा कण सीधे के सीधे चले गए, है ना। तो इसमें हिंदी का तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर क्या था, दो डबल पॉजिटिव चार्ज था, मतलब दोनों में आप पॉजिटिव पॉजिटिव लगा देंगे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, इसका मतलब यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन, कोई उसमें मतलब इधर से उधर मुड़े नहीं और सीधे के सीधे चले गए। यहाँ से भी गए, ये सीधे के चले गए। तो सॉरी, यहाँ पर सम ना ही आएगा, यहाँ पर मोस्ट अल्फा पार्टिकल आएगा। मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, ये सीधे के सीधे इस तरीके से चले गए। यहां से गया, यहां से सीधा चला गया, यहां से गया, यहां सीधा चला गया, यहां से गया, यहां सीधा चला गया, यहां सीधा गया, यहां सीधा चला गया। तो इसका मतलब कि पहला जो वो था कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स दे वेंट स्ट्रेट, वो सीधे के सीधे इस तरह से चले गए। तो इससे क्या समझ में आया वो भी हम देखेंगे। दूसरा इसमें क्या ऑब्जर्वेशन देखा था, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं इनके ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। दूसरा इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स, कुछ, अब यहां पर बात आएगी आपकी कुछ की, कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, यहां पर कि सम थे ये दे डिफ्लेक्ट, ये क्या हो गए, मुड़ गए, डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल, एक स्मॉल एंगल से क्या है, कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट कर गए। आइए देखते हैं किस तरह से डिफ्लेक्ट करे होंगे। तो यहां से अगर गया ये, और यहां से ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गए। फिर यहां से गया, यहां से क्या हो गया, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गए। फिर यहां से गया, यहां से इस तरीके से, इधर से नहीं निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से गया, यहां से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, वो डिफ्लेक्ट हो गए, सम थ्रू डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल्स, ठीक है। ये इनका सेकंड हो गया। थर्ड क्या उन्होंने देखा, थर्ड देखा कि आउट ऑफ एवरी हर 12,000 अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे, उसमें से एक, आउट ऑफ एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल्स, वन क्या था, एक क्या था, ये डिफ्लेक्ट करेगा, या वन जो है ये बाउंस बैक कर जाएगा।
एक क्या कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। अब देखो इसको देखो, अभी तो क्या थे, कुछ सीधे चले गए, कुछ नहीं, ज्यादातर सीधे चले गए, कुछ क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से। और क्या थे कि आउट ऑफ एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल्स जो निकले थे, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल क्या था, बाउंस बैक हो गया था। मतलब ये यहाँ पर मैं थोड़ी सी तिरछी तिरछी रेखा से आपको बता रही हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि लाइन तिरछी चली गई, ये आप थोड़ा सा अलग करने के लिए कि ये यहाँ पर जा रहा है और यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया वापस, मतलब ऐसा बाउंस बैक हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है और यहाँ से क्या हो गया, इस तरीके से बाउंस बैक हो गया। तो मतलब क्या था कि जो थर्ड वाला था केस, उसमें आउट ऑफ एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल्स जो एक अल्फा पार्टिकल था वो वापस आ जा रहा था। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखे। तो अब इससे उन्होंने एक कंक्लूजन पे निकले। क्या निकले कंक्लूजन में कि मोस्ट ऑफ द, देखो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, इससे इसके हम कंक्लूजन्स पे निकलते हैं। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझनी है कि इसके कंक्लूजन्स पे निकलना है। तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि जो क्या थे, कुछ स्ट्रेट चले जा रहे थे, तो इसका मतलब कि ज्यादातर स्पेस, एक परमाणु का ज्यादातर स्थान क्या था, खाली था। उस खाली स्थान होने की वजह से वो क्या थे, वो सीधे के सीधे चले जा रहे थे। तो यहाँ पर समझ में आया कि एटम का जो क्या था, स्थान जो था, यहाँ पर स्थान जो था वो ज्यादातर क्या था, स्थान ज्यादातर क्या था, ये खाली पाया गया। जब ज्यादातर स्थान खाली है तो इसका मतलब क्या थे, सारे के सारे आराम से उसको, जब खुद ही सोचो रास्ता क्लियर है तो सीधा सीधा चले गए मजे से। फिर दूसरा उन्होंने पाया कि जो एटम है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज कुछ देखा, उन्होंने कुछ समझ आया कि क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज थे। और ये जो, जब ये स्मॉल एंगल से बाउंस हो रहे थे, जब ये स्मॉल एंगल से इस तरीके से यहाँ से बाउंस हो जा रहे थे, इस तरह से यहाँ से बाउंस हो गया ये स्मॉल एंगल से, तो ये देखा कि ये इसके पास आने के बाद, मतलब ये बीच वाले इस पोर्शन के, इस उन्होंने, उनको न्यूक्लियस कुछ नहीं पता था उस समय तक। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि बीच वाले गोले से पास, उसके पास आने से ये मुड़ जा रहा है। तो इसका मतलब उन्होंने ये पाया कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जो कि अंदर है किसके, एटम के प्रेजेंट। ठीक है, तो दूसरा उन्होंने समझा कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस रिसाइड कहां पर, इन एटम। एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज एक स्फीयर है, उसको न्यूक्लियस उन्होंने बोला, क्योंकि वहां से वो मुड़ जा रहे थे। तीसरा इन्होंने क्या क्या कंक्लूजन दिया कि सारा का सारा मास, तो यहां पर क्या हुआ, सारा द्रव्यमान और सारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ये कहां है, ये नाभिक में पाया जाता है। तो ये इनके तीन कंक्लूजन्स थे इनके ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से। तो आई होप यहाँ पर आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आइए मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ। क्या क्या मैंने बोला कि जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ये दिया किसने, ये रदरफोर्ड द्वारा दिया गया। इन्होंने दो चीजों का इस्तेमाल किया, पहला आपका अल्फा पार्टिकल्स, दूसरे आपके गोल्ड फॉइल। तो जो अल्फा पार्टिकल्स थे ये आपके क्या थे, ये हीलियम के पार्टिकल्स थे जिसमें +2 चार्ज था, और ये क्या थे, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे। प्लस इसमें क्या था, आपका मास क्या था, 4 यूनिट था इसका, म्यू। ठीक है, अब देख लेते हैं अब इसके बाद क्या बात हुई थी कि जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल का क्यों यूज किया गया, क्योंकि इनको थिन एज पॉसिबल, मतलब जितनी पतली से पतली झिल्ली इनको चाहिए थी, तो उस पतली से पतली झिल्ली के लिए क्या था, गोल्ड फॉइल बहुत अच्छा एक स्रोत माना गया, जिसमें कि 1000 लगभग पार्टिकल से मिलकर वो गोल्ड फॉइल बनी थी, 1000 एटम से मिलकर वो बनी थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या था, रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने करी थी। उन्होंने क्या किया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल को क्या किया, फेंका गया, और यहाँ पर गोल्ड फॉइल प्रेजेंट थी, तो ये थी आपकी गोल्ड फॉइल, ये थे यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स। यहाँ से ये ऐसे बंदूक के करके चलते चले जा रहे थे, गोली चल रही थी, दग रही थी, अल्फा पार्टिकल फटाफट निकल रहे थे। अब इसमें क्या था, पहला ऑब्जर्वेशन क्या हुआ था कि सारे सारे कुछ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे जिन 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 करके निकल गए सीधे सीधे, तो उनको रास्ता मिला और फटाक से वो चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, वो वापस बाउंस बैक हो गए, मतलब बाउंस बैक नहीं, मतलब डिफ्लेक्ट हो गए, स्मॉल एंगल, थोड़े एंगल से मुड़ गए। मतलब क्या था, जा रहे थे, आगे देखा अरे पापा है इधर, अब इस रास्ते से नहीं जा सकते, थोड़ा सा मुड़ के चले गए, रास्ता चेंज कर लिया। कुछ क्या थे अल्फा पार्टिकल्स,
देखा कि पापा के साथ साथ क्या है, दादाजी भी खड़े हैं मारने के लिए कि कहाँ जा रहे हो घूमने। तब क्या था, पूरे के पूरे मुड़ गए, वहां गए, देखा अरे हाँ बस चौराहे पे ही खड़े पापा दादाजी चाचा सब, पूरे के पूरे मुड़ गए वापस। तो ये क्या थे, ये इनके ऑब्जर्वेशंस थे। अब इन ऑब्जर्वेशंस में क्या थे, ये कंक्लूजन निकला कि ज्यादातर स्पेस क्या था, एक पूरे के पूरे एटम के अंदर वो क्या था, खाली था। जो भरा हुआ स्पेस था वो एक सेंटर में प्रेजेंट होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। तीसरा क्या देखा कि सारा का सारा मास, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव स्फेयर है जिसको बोलते हैं नाभिक। तो ये सारी एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन इनके निकले। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए मैं इसको रब कर देती हूँ, जो पॉइंट बचे हैं उसको मैं यहाँ पर। तो आप देख लेते हैं क्या कि रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, इसके करने के बाद इन्होंने एक मॉडल दिया। उस मॉडल का नाम था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो ये किसका न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम आया, रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, परमाणु का नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड ने दिया। कब दिया, जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर लिया उसके बाद इस मॉडल को उन्होंने प्रस्तुत किया और कुछ नतीजों पर आए। जैसे कि पहला नतीजा क्या हो गया कि देयर इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर। कोई भी एक एटम है उसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। तो क्या इन्होंने बताया, वही चीज कि एक मेरे पास एटम है और इस एटम के अंदर ये जो है ये पोर्शन, ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियस, ये नाभिक बोला इन्होंने आपके रदरफोर्ड ने कब बोला, जब इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर लिया। तब ये पाया कि किसी भी परमाणु के अंदर जो सेंटर वाला एरिया होता है वो सेंटर के एरिया को नाभिक बोलते हैं। और ये कैसा होता है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज का होता है, इसका मतलब धन आवेशित होता है। तो परमाणु का केंद्र कैसा होता है, धन आवेशित होता है। इन्होंने पहली बात यहाँ पर बताई अपने न्यूक्लियर के मॉडल में। ठीक है, नाभिक आपके मॉडल में, नाभिकीय मॉडल में इन्होंने पहली बात ये रखी। दूसरी बात क्या रखी कि सारा का सारा मास जो होता है, द्रव्यमान होता है किसी भी एटम का, किसी भी आपके परमाणु का सारा द्रव्यमान होता है वो सेंटर में पाया जाता है। और सेंटर क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि सारा का सारा द्रव्यमान मास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज हो गई। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अब ये रिवॉल्व करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके, देखो यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, रिवॉल्व करेंगे बाहर की तरफ इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये बाहर की तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। अब न्यूक्लियस के बाहर की तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इन्होंने दूसरी बात कही थी। अब इसी बात से, इसी सेकेंड वाले ये पॉइंट से क्या बन जाएगा, इनका ड्रॉबैक आएगा, आगे हम उसको समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तानुकार मार्ग में चक्कर काटते हैं, चक्कर काटते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइज ऑफ अ न्यूक्लियस। अब इन्होंने एक एटम, एक परमाणु के से कंपेयर किया, क्या कंपेयर किया, साइज ऑफ अ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का साइज और एटम के साइज को कंपैरिजन किया। तो ये पाया कि जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, ये बहुत छोटा है। और लगभग कितना छोटा है, ये 10⁵ टाइम्स छोटा है किसके, परमाणु से। तो रेडियस क्या है न्यूक्लियस की, इज 10⁵ टाइम्स लेस देन दैट ऑफ अ एटम। की जो त्रिज्या है, त्रिज्या किसकी, नाभिक की जो त्रिज्या है, नाभिक की जो त्रिज्या है ये कितनी है, ये 10⁵ टाइम्स लेस है किसके, अब लेस है किसके, एटम परमाणु की त्रिज्या से इतना त्रिज्या इसका कम है। तो साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। अब इनके हिसाब से क्या था, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से इस तरह से रिवॉल्व करते क्या था कि क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा था, त्वरण हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स में, तो क्या था वो धीरे धीरे त्वरण करते एक्सेलरेट होते क्या होगा, धीरे धीरे उनकी एनर्जी कम होती चली जाएगी और आकर अंदर वो आकर गिर जाएंगे। तो इनके हिसाब से ये था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करते रहते हैं और लूज करते ऐसे इस तरह से सर्कुलर पाथ में, इस तरह से कंसेंट्रिक सर्किल नहीं, इस तरह से सर्कुलर पाथ को करते इस तरीके से यहाँ पर अपनी एनर्जी को लूज करते ये नीचे यहाँ पर जाकर गिर जाएंगे। अब क्या है, जब ये गिर जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये एटम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। पर हमें पता है क्या है कि हमारा जो परमाणु होता है, एटम होता है, वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहीं पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गिर गए, तो जब वो गिर गए किसके अंदर, नाभिक के अंदर, तो वो क्या हो गए, अपनी
स्टेबिलिटी खो देता है इनके हिसाब से। तो ये क्या था, ये इनका एक ड्रॉबैक था जो कि अभी फर्दर और साइंटिस्ट आकर फिर बताएंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, किस तरह से आपके प्रोटॉन्स, किस तरह से न्यूट्रॉन्स आगे एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम बोर मॉडल के थ्रू पर देखेंगे। तो इनके हिसाब से जो ये ड्रॉबैक हो गया वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे ही रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसका मतलब वो मूव कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में, एक्सेलरेशन हो रहा है, त्वरण हो रहा है। त्वरण होने के कारण क्या है, वो अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। अब लूज करने से क्या हो जाएगा, वो आकर गिर जाएंगे किसमें, न्यूक्लियस में। तो वो अपनी स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे, कौन, आपके रदरफोर्ड, स्टेबिलिटी की। एटम एक स्टेबल है और सबको पता है कि एटम स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी की बात नहीं समझा पाए थे, तो इसलिए क्या था, ये एक इनका एक ड्रॉबैक बन गया था। ठीक है, तो ड्रॉबैक से ही तो नए मॉडल्स का वो क्या होता है, बनना होता है। तो आगे साइंटिस्ट ड्रॉबैक को लेकर दूसरी अपनी चीजों को डिस्कवरी करते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 मॉडल्स मैंने कंप्लीट करे आए। तो नील बोर आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोर मॉडल दिया अपना, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल चिंता मत करो, इतनी जब यहाँ तक बातें बता दी है रदरफोर्ड ने, बहुत सारी बातें बता दी थी कि जो एक एटम है उसके अंदर जो उसका मास होता है टोटल, वो न्यूक्लियस नहीं होता है, और बहुत सारी ऐसी स्पेस होती है जो खाली होती है, बहुत सारी जो सारी कंक्लूजन्स थे जो कि हमने देखे थे, वो सारी बातों को इसको पॉजिटिव देते हुए बोर्ड ने क्या बोला, बोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया। उन्होंने बोला कि मैं बताता हूँ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर आए नील बोर, तो नील बोर ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की जगह बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है। तो इनके हिसाब से क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में प्रेजेंट थे, और वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे थे, और जब वो रिवॉल्व कर रहे थे, मतलब जब वो चक्कर काट रहे थे सर्कुलर पाथ में, तब वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहे थे, मतलब कि वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो नील बोर ने 2 बातें बोली। पहली बात बोली कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अब कहाँ पर है, वो ऐसे ही नहीं कहीं प्रेजेंट है। वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट, एक स्पेशल ऑर्बिट में है, उसका नाम उन्होंने दिया स्पेशल ऑर्बिट या डिस्क्रीट ऑर्बिट। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि उन्होंने कुछ निश्चित कक्षाओं का नाम बताया, या उन्होंने क्या बोला कि वो एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो विविक्त कक्षा में क्या है, वितरण इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट थे, ये जब रिवॉल्व करते हैं इस तरीके से, तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, और क्या है वो, इसीलिए क्या होता है, एटम जो है हमारा एक स्टेबल होता है। तो पहले क्या उनकी अवधारणा थी, पोस्टुलेट थी कि इलेक्ट्रॉन्स केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में, स्पेशल ऑर्बिट में चक्कर लगा सकते हैं, और इस ऑर्बिट का नाम क्या दिया उन्होंने, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स की विविक्त कक्षा दिया। ठीक है, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, की मतलब जब वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, तब उस समय क्या है, वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, मतलब ऊर्जा का विकिरण उस समय नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं, अब ये these डिस्क्रीट ऑर्बिट शेल्स, इनको क्या बोला इन्होंने, एनर्जी लेवल्स बोला। तो जो ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स थे या एनर्जी शेल्स, ये या शेल्स थे, इसका नाम क्या दिया, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर। अब आइए देख लेते हैं ये ऊर्जा स्तर क्या है। तो इसका ऊर्जा स्तर का उन्होंने, एनर्जी लेवल्स का उन्होंने नाम क्या दे दिया, ये हो गया आपका बीच वाला, ये हो गया नाभिक, न्यूक्लियस। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। इसके बाद क्या दिया, ये वाला पहला वाला जो शेल था उसका नाम दिया के, फिर दिया एल, फिर दिया एम, फिर इसके बाद अगर बाहर है कोई तो ये हो गया आपका एन। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या नाम दिए, जो शेल्स के नाम दिए, के, एल, एम, एन। तो ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स थे या शेल्स थे या एनर्जी लेवल्स थे, जिनका नाम इन्होंने क्या दिया, के, एल, एम, एन। ठीक है, अब देखो, अब एक और एक, या तो इसको आप इस अल्फाबेटिकली इसको के, एल, एम, एन लिख सकते हैं, या फिर न्यूमेरिक फॉर्म में, इसको नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 1, या n इज इक्वल्स टू 2, या n इज इक्वल्स टू 3, या n इज इक्वल्स टू 4। कैसे, ये पहला वाला ऑर्बिट है तो मतलब k है, तो k में क्या हो जाएगा, k हो गया तो n इज इक्वल्स टू 1, फिर l है तो l क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 2, L के बाद M आया तो M क्या हो जाएगा, N इज इक्वल्स टू 3। मतलब ये वाला जो पहला ऑर्बिट है, इसको मैं डिफरेंट कलर से बताती हूँ, जो पहला ऑर्बिट है उसका नंबर क्या हो गया, N इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया N इज इक्वल्स टू 1।
अंदर वाला क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू 2, फिर ये वाला क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू 3, फिर ये वाला क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू 4। तो इनके हिसाब से के एल एम एन एन ये शेल्स हो गए, एनर्जी लेवल्स हो गए, या इसको मैं नंबरिक फॉर्म में बोलूं तो ये क्या हो गए आपके n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4। इस तरीके से ये बोर्ड की मॉडल की जो थी पोस्टुलेट्स थे, इनकी अवधारणाएं थी, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है, मैं वापस से बता देती हूँ। रदरफोर्ड ने क्या बोला था, रदरफोर्ड ने जब वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाए थे, वो ये बता रहे थे कि एटम क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रेडिएट कर देते हैं, विकिरण कर उसका एनर्जी का, उनकी ऊर्जा का विकिरण हो जाता है, और उस विकिरण के कारण क्या है, जो इलेक्ट्रॉन से वो कहाँ गिर जाते हैं, आकर नाभिक में गिर जाते हैं। तो इसके हिसाब से रदरफोर्ड के हिसाब से क्या था, एटम अनस्टेबल था। पर ये सबको पता है कि एटम एक परमाणु क्या है, स्टेबल है, स्थिर है। तो इसकी बात किसने करी थी, नील बोर ने की थी। नील बोर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बताया था, और इसको किस तरीके से बताया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में या एनर्जी शेल्स में प्रेजेंट है। अब इस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल या डिस्क्रीट शेल्स, या आपको बहुत तरह तरह के नाम है आपके, जैसे हो गया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हो गया, स्पेशल ऑर्बिट्स हो गया, फिर आपके एनर्जी शेल्स हो गए या ऑर्बिट शेल्स हो गए, एनर्जी लेवल्स हो गए, इन तरह तरह के नाम से इनको जाना गया। अब ये एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगे, के जो कि न्यूक्लियस के सबसे पास, फिर के के बाद एल, जैसे अल्फाबेट हमारी नंबर सीरीज बढ़ती है उस तरीके से ही है। सबसे पास वाला जो नाभिक के सबसे पास है वो के शेल है, फिर एल, फिर एम, फिर एन, या n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बताया। अब यहाँ पर किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसको बताने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया कि एक अगर शेल है मेरे पास के शेल, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ, मतलब सबसे सर्वाधिक कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक मतलब आ सकते हैं किसके अंदर, किसी भी एक शेल के अंदर, तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल का फॉर्मूला है 2n²। जैसे कि k क्या क्या था, k इज इक्वल्स टू, या k में क्या था, k पहला शेल है, k पहला शेल है, तो n की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर n की वैल्यू थी 1, यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी 2, यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी 3, यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी 4। ठीक है, इस तरीके से था। अब पहला शेल है ये, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पर 2n² लिखेंगे तो हो गया 2, n की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर क्या, तो 1 का स्क्वायर का क्या हो गया 1, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आई वैल्यू 2। ऐसे यहाँ पर l क्या है, l में n इक्वल्स टू 2 है, तो 2 n की जगह हमने लिख दिया 2 और 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया 8, तो यहाँ पर 8 आ गया। इसी तरह से m में क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 9, 9 2 18, तो यहाँ पर आ गया 18। तो इस तरीके से 2 8 18, तो ये 2 8 18 क्या बताता है कि एक शेल में, एक पर्टिकुलर शेल में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है मैक्सिमम आकर रह सकते हैं। ये उन्होंने एक इस फॉर्मूले से निकाला। तो हमने क्या समझा कि जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक किसी भी शेल के अंदर आते हैं, तो वो क्या, अगर के शेल होगा तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अगर एल शेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, एन शेल है तो 32 इलेक्ट्रॉन्स, इतने मैक्सिमम अकोमोडेट हो सकते हैं। पर एक और बात है कि किसी भी शेल में मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स वो कितना अपने अंदर रख सकता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। तो ये भी एक रूल आया कि पहला वाला शेल अगर के है तो के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको छोड़ दिया गया, पर बाकी जितने भी शेल्स हैं उसमें मैक्सिमम अगर बाहर रहेगा, मैक्सिमम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल की बात करी जाए, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं, उसके बाद अगले शेल में वो चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, एल्यूमिनियम है एटॉमिक नंबर हो गया 13। तो इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं इसका करूं, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी है, सबको आता होगा, तो इसको मैं कैसे तोड़ सकती हूँ, तो 2 हो गया 8 हो गया, क्योंकि क्या बोला कि कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, पर मैक्सिमम एक शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इसके बाद 2 8, अभी देखा जाए तो अगर इस हिसाब से चला जाए, तो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना कि 2 के बाद मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, यहाँ पर 2 उसमें माइनस कर दिया 11 कर दिया, पर ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक में क्या है 8 ही आ सकते हैं, 8,
और फिर यहाँ पर क्या हो गया 3। तो ये आपका प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 3। इसका मतलब K शेल में 2, L शेल में 8 और M शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा। और पहले क्या होता है, जैसे K शेल भरेगा, फिर L शेल भरेगा, फिर M भरेगा, फिर N भरेगा। मतलब कि ये आपका जो KLM शेल है, ये सबसे पहले ये वाला शेल भरेगा, फिर ये शेल भरेगा, फिर ये शेल भरेगा। ऐसा नहीं कि पहले K भर गया, फिर M भरेगा, फिर L भरेगा। मतलब ये सीरीज में ही चलेगा। ये भी बात क्या है, रूल के अंदर समझाई गई। आइए अब समझ लेते हैं कि अब वैलेंसी आपकी संयोजकता क्या होती है। बोर बरी ने वैलेंसी की बात करी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। मतलब जो सबसे बाहरी कक्ष होता है एक एटम का, एक परमाणु का सबसे बाहरी कक्ष जो होता है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाती है, उसकी वैलेंसी, या वो हो जाती है उसकी संयोजकता। फॉर एग्जाम्पल हम सेम चीज लेंगे या एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना था आपका 13। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 8 और 3। ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं इसको एक एनर्जी लेवल के हिसाब से बताऊं, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका पहला शेल, दूसरा शेल, और ये आपका हो गया तीसरा शेल। अब देखो यहाँ पर पहले शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने यहाँ पर इसकी प्लेसिंग कर दी, एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन अंदर हो गए आपके के एल शेल में। ठीक है, एम शेल में कितना हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब देखो ये जो बाहरी जो सबसे आउटर मोस्ट कक्ष में, सबसे जो बाहरी कक्ष में जो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाती है, वो उसकी संयोजकता हो जाती है, या उसको बोलते हैं उसकी वैलेंसी। तो यहाँ पर ये जो हो गई, ये क्या हो गई, ये आपकी डिटरमाइन करती है क्या, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, VALENCY, वैलेंसी, या ये हो जाती है आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो वैलेंसी जो आउटर मोस्ट शेल है उसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। तो उसको अपना ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति करनी है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति करने के लिए या वो इलेक्ट्रॉन्स को देता है, या वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, या वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन की बात करी जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है 2 और 4। अब देखो इसको अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 2 तो आपका पहला शेल के शेल में हो जाएगा, और 4 आपके बाहर वाले शेल में हो जाएंगे। तो ये 2 तो यहाँ हो गया, और 4 1 2 3 4। तो ये अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो कार्बन है ये 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये ना लूज करने में इसको आसानी पड़ती है, ना गेन करने में आसानी पड़ती है। इंस्टेड ये क्या करता है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। मतलब कि ये जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, तो मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, ये शेयरिंग करता है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट को पूरा करता है। क्यों ऐसा करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हटाना, इसमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ऊर्जा लगेगी इसको हटाने में, 4 इलेक्ट्रॉन्स को हटाने में, तब जाके ये अंदर 2 स्टेबल रहेगा। पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स वो और ले ले, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 4 थे ना, अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी तो सकता है। तो यहाँ पर अगर +4 हो जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, तो ये इतने बड़े न्यूक्लियस के लिए ये एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद, मतलब कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स का होना, ये इसको संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो कार्बन है ये ना ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, ना ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। इंस्टेड ये उसको क्या करता है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। मैं फिर से रिकॉल करा देती हूँ, मैंने क्या बताया। सबसे पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपका 2m² के फॉर्मूले से होता है। n की वैल्यू होती है 1। अगर k शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, L शेल है आपकी तो 8 होंगे, फिर 18, फिर 32। इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एक शेल में इतने आ सकते हैं। और मैक्स टू मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक शेल के अंदर रहते हैं, वो 8 होते हैं। ये एक रूल है। अब इसके बाद समझा हमने कि जैसे मान लो यहाँ पर हमने वैलेंसी समझी, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे वो आपकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें क्या है 3 है, तो ये 3 अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। अगर यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन ना लूज करता है ना गेन करता है, इंस्टेड वो क्या करता है, शेयर करता है। क्योंकि अगर वो लूज करेगा, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, मतलब हटा देगा,
तो क्या होगा, इतना 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में बहुत मेहनत लगेगी। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन कर लेता है, ले लेता है, तो उसको एक न्यूक्लियस को इतने ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन्स को रखने में बहुत ज्यादा समस्या होगी। इसी कारण से ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। इसके बाद हमने क्या समझा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो लास्ट वाले जो होते हैं, मतलब लास्ट वाली चीज, ये इसकी वैलेंसी हो जाती है। ये सब हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। चलिए, तो बोरबरी ने क्या दिया था आपको, वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था। चलिए अब बचे हुए टॉपिक, चलिए तो आइए अब देख लेते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स के बारे में, और प्लस एटॉमिक नंबर और मास नंबर, जो आपके परमाणु संख्या होती है। तो किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होता है, वही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो एक एटम है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन, ठीक है। और साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से। अगर किसी एक एलिमेंट की मैं बात करूं, किसी भी एक XYZ एलिमेंट की, मान लो एलिमेंट X लिया मैंने, तो उसको एटॉमिक नंबर आपका हमेशा नीचे लिखा जाएगा और मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। तो ये एक लिखने का तरीका होता है। एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, परमाणु संख्या नीचे लिखी जाती है, और मास नंबर, द्रव्यमान, आपका द्रव्यमान संख्या आपकी ऊपर लिखी जाती है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, और इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एटम क्या होता है, जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके उस केस में आपके एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मास नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, उसके नाभिक के अंदर होता है, ठीक है। तो ये जो नाभिक बनाया मैंने, तो ये नाभिक के अंदर ही क्या होगा, सारा का सारा मास प्रेजेंट होगा। ये मैंने आपको पिछले वाले सेशंस में बताया है, ठीक है। सारा का सारा मास आपका कहाँ पर है, आपका नाभिक के अंदर है। और मास में क्या क्या प्रेजेंट हो गया आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपके प्रेजेंट है, ठीक है। तो मास नंबर क्या है आपका, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, ये हो जाता है आपका मास नंबर। आप देख लेते हैं क्या न्यूट्रॉन आपका है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी तरह का चार्ज नहीं होता है, इट हैज नो चार्ज एंड मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। और इसका द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, तत्व है, जिसका क्या है, जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके पास क्या है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आइए अब समझ लेते हैं क्या आपका आइसोटोप्स। तो आइसोसम स्थानिक क्या होता है, तो ऐसे एटम्स जिनका क्या है, जिनका, सुनो, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो, जिनका एटॉमिक नंबर, नीचे वाला मैंने क्या बताया यहाँ पर, जो नीचे रहता है, जो नीचे है वो एटॉमिक नंबर, जो ऊपर है वो मास नंबर। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, जिनकी परमाणु संख्या एक सी होती है पर द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक, ठीक है। तो देखो, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। प्रोटियम आएगा पहले कि ड्यूट्रियम आएगा कि ट्राइटियम आएगा पहले, याद कैसे करेंगे हम, प्राइमरी, प्राइमरी मतलब कोई चीज पहली, तो प्राइमरी का पी तो प्रोटियम का पी, ठीक है। ड्यूट्रियम मतलब कोई चीज दुगनी, डबल, डबल मतलब दुगना, दो, तो ड्यूट्रियम आ गया दो। ट्राइटियम, ट्राई से आपको समझ में आ रहा है तीसरा, ठीक है। तो प्रोटियम और ड्यूट्रियम में कंफ्यूज मत होना। तो प्रोटियम में क्या हो गया, H1 इस तरीके से लिखा जाता है, नीचे क्या हो गया एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या हो गया आपका मास नंबर। इसी तरह से यहाँ पर एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर 2, फिर आपका 1 और 3। तो इसका मतलब सब में क्या है, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या एक सी है। ये क्या हो जाते हैं, ये होते हैं आइसोटोप्स। टोप्स मतलब जिनकी टोपी, जो टोपी है वो क्या है, अलग अलग है। टोपी एकदम टोपी क्या है, ऊपर से दिख रही है, टोपी दिख रही तो अलग कर रही है उनको, तो आइसोटोप्स मतलब जिनकी टोपी क्या है, डिफरेंट है, टोपी अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, आइसोटोप्स हो गए, एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इनका केमिकल जो गुण होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एक सी होती है, और इनका भौतिक गुण जो होता है वो अलग अलग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। आइसोटोप्स, पहली चीज के एटॉमिक नंबर एक से होते हैं, मास नंबर अलग अलग होते हैं। दूसरी चीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक सी होती हैं, और आपकी भौतिक जो गुण है वो इनके अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने ये देख लिया, दूसरा एग्जाम्पल आपने कार्बन का देख लिया, तीसरा एग्जाम्पल ये क्लोरीन का है। सब में देखो आपके 17 17 6 6 मतलब कि एटॉमिक नंबर एक से, मास नंबर सब में डिफरेंट। अब बात कर लेते हैं क्या आइसोबार्स। आइसोबार्स समभारिक, ऐसे एटम्स देखो, ये दो
आपको डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके कि सेम आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पर देखो मैं मार्कर चेंज करके दिखाऊं, जिसमें आपको सेम क्या दिख रहा है, आपको टोपी दिख रही है, ठीक है। अभी तक टोपी क्या थी, अलग अलग थी, अभी तक देखो टोपी क्या थी, अलग अलग थी। अब क्या है, आइसो बार है, ठीक है, बार है तो सेम टोपी है इसमें, और डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर। ऐसे एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करी जा रही है, ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स जिसकी क्या है, टोपी एक सी है। अभी तक हमने क्या देखा था, टोपी अलग अलग, अब टोपी एक सी। जब टोपी एक सी तो वो क्या हो जाएंगे, आपके आइसोबार्स हो जाएंगे, संभारिक हो जाएंगे। इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और मास नंबर एक से होते हैं, ठीक है। आइसोटोन्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है, जिनके क्या होते हैं, न्यूट्रॉन सेम होते हैं पर डिफरेंट प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स, देखो प्रोटॉन्स क्या था, याद करेंगे, समझेंगे वापस से। प्रोटॉन्स था क्या, प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमने क्या समझा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है ना, ये हमने देखा था। अब आओ देख लेते हैं न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। अभी हमने क्या देखा कि अगर मुझे एटॉमिक नंबर पता है, इसके क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगी सारे न्यूमेरिकल वाले। एटॉमिक नंबर अगर मुझे पता है तो इसका मतलब कि मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पता है, और अगर मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर पता है तो इससे मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पता चल रहा है, इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मुझे पता लग जाएंगे, ठीक है। कल जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी, ठीक। तो ये एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो मास नंबर मतलब कि अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को देखूं, x ऊपर क्या था आपका a, नीचे क्या था z, तो मतलब न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा a माइनस जेड, a माइनस जेड, ये निकल के आता है न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला। अब देखो हर एक केस में देखो 16 ऊपर है, 16 ऊपर है मतलब ये क्या है, मास नंबर है, 8 नीचे है, ये एटॉमिक नंबर है, 15 मास नंबर है, 7 एटॉमिक नंबर है, 14 मास नंबर है, 6 एटॉमिक नंबर है। तो इस सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना होता है, तो 16 में से 8 गए, यहाँ पर कितना आया, 8 आया, ठीक है। अब 15 में से 7 गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 8 आया, ठीक। 14 में से 6 गया, 8 आया। तो इसका मतलब कि आइसोटोन्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनका क्या है, जिनके प्रोटॉन्स या जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, एक से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोटोन्स, कई बार एग्जाम से पूछा गया है, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी। और तो ऐसे एटम्स जिनका प्रोटॉन बराबर है, प्रोटॉन क्या था, एटॉमिक नंबर, मतलब जिनकी एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है, सॉरी बराबर नहीं, अलग अलग, जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, बराबर आए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाला, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और चैप्टर हमारा एक फिनिश होता है। कल जरूर इसके क्वेश्चंस कर लेना, मैं आज रात को बैठ के इसके क्वेश्चन सारे प्रिपेयर करूंगी जितने आपको एनसीईआरटीज के हैं प्लस आपके डिफरेंट एग्जाम से जो आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चन को जरूर कर लेना, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।